ओके, तो कल हम लोग ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ओवरऑल देख लिए थे। ओके, आप लोगों को समझ में आया था ग्लाइकोलाइसिस? यस सर। यस सर। ओके, एंजाइम का नाम और इसका जो बीच में इंटरमीडिएट्स है वो सब याद हो जाएंगे आपको, या हो गए हैं? यस सर। यस सर। यस सर। गुड, ठीक है। तो एक बार तो एक्सप्लेन कर दिया था मैंने आपको ये पाथवे का फिगर से, ठीक, और साथ में आपको ये बता भी दिया था, बाय दिस फॉर्मूला यू कैन मेमोराइज इट। ठीक है, देखिए मैं क्विकली इसको रीड आउट कर देता हूँ जो नोट्स बनाया गया है। ठीक है, तो ये रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ओके, तो breakdown of 6-carbon glucose into 2 molecules of 3-carbon pyruvate occurs in 10 steps। ये आपको समझ में आ चुका है? यस सर। समझाया ये? यस सर। ठीक, ओके। The first 5 steps of which constitute the preparatory phase। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। फिगर देख एक्सप्लेन कर ही दिए थे आपको, यही 14(2)A फिगर है, ए पार्ट। ओके, प्रिपरेटरी फेज, इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट का स्प्लिटिंग होकर के हाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना। एकदम रटा जाएगा आपको। ओके, so in these reactions, in the preparatory phase reactions, glucose is first phosphorylated at the hydroxyl group of C6। ठीक, ये आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, C6 पर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया, एंड डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट thus formed is converted to D fructose 6 phosphate। तो सब डी फॉर्म ही है, तो डी को ओमिट कर देंगे फॉर द कन्वीनियंस। ठीक, और एक चीज और आप लोग ध्यान रखोगे, कल मैंने मिस कर दिया था बताने में, ये 3 चीज तो आप याद रखोगे ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे को मेमोराइज करने के लिए। एक चीज और याद रख लो, सिंपल है कि ओवरऑल ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इज ओवरऑल, अगर आप पायरुवेट से ग्लूकोज को बनाना चाहो इसी पाथवे में उल्टा जाके, ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट सम ऑफ द स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे आर रिवर्सिबल। जैसे अगर ग्लूकोज, एक बार ग्लूकोज एंट्री कर गया सेल के अंदर, उसका फॉस्फोराइलेशन हो गया हेक्सोकाइनेज के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन नॉट गो आउटसाइड द सेल because phosphate group is having the negative charge and plasma membrane lacks any transporter specifically which is phosphorylated। ओके, फोस्फोराइलेटेड प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, बट फोस्फोराइलेटेड इंटरमीडिएट्स ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ओके, so plasma membrane do not have any transporter for that, any transporter protein or any transporting mechanism for that, so it is trapped now। तो अब क्या होगा? समझ में आया? फॉस्फेट ग्रुप पर निगेटिव चार्ज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्या, डबल मेम्ब्रेन होता है, लिपिड बायलेयर है, डबल मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर है, लिपिड बायलेयर का पोलर ग्रुप इज एक्सपोज्ड आउटसाइड और हाइड्रोफोबिक टेल जो है अंदर में रहता है। तो नाउ ये निगेटिवली चार्ज है, पोलर ग्रुप इज ऑल्सो चार्ज्ड ग्रुप, सो दैट विल रिपल्स फॉर फर्स्ट इंस्टेंस वहां पर भी, एंड दिस चार्ज ग्रुप विल cannot penetrate into the hydrophobic interior also, so phosphorylated इवन ये जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये छोटा मॉलिक्यूल है, ओके, इन कंपेरिजन। तो इसका ग्लूकोज तो आ गया अंदर, किस प्रोसेस के द्वारा आया सेल के अंदर ग्लूकोज, बताइए आप लोग। ग्लूकोज एंट्री मारा सेल के अंदर, तो किस प्रोसेस से आया? सुने हो डिफ्यूजन और ओस्मोसिस का नाम नहीं सुने हो?
Yes, sir. डिफ्यूजन किसका होता है? Gaseous substances का. यस, गैसियस सब्सटेंस का। और ऑस्मोसिस? लिक्विड जो होते हैं सर उन सबका. ओके, ठीक। अब देखिए, इसीलिए जब वाटर की चर्चा करते हैं या सॉल्यूशन की बात जब करते हैं जो अंदर बाहर गया, तो उस लेवल पर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब किसके संदर्भ में है? ऑस्मोसिस के संदर्भ में है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों प्रक्रिया में, दोनों जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है। थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, दोनों जो है पैसिव मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट है। क्यों बोला गया पैसिव? क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों एनर्जी की जरूरत नहीं है? क्योंकि दिस इज द ट्रांसपोर्ट विच इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। ये अपने आप होगा, ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो क्या होगा? एंट्रोपी हमेशा टेंड करेगा इंक्रीज करने के लिए। अगर कोई एनर्जी इस पर वर्क नहीं किया जा रहा है तो एंट्रोपी स्वतः ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ आने के लिए वो स्वतः प्रक्रिया है, एंट्रोपी बढ़ रहा है, रैंडमनेस बढ़ रहा है, इसलिए स्वतः होता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, आपके लंग में गैसियस एक्सचेंज भी इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है, डिफ्यूजन। बाहर में कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा है, वो एंटर कर गया सेल में, ओके, और सेल में CO2 ज्यादा है तो CO2 बाहर चला गया, तो डिफ्यूजन हुआ। अब ऑस्मोसिस, अब बताइए ग्लूकोज किस प्रक्रिया के द्वारा एंटर किया सेल के अंदर? आप कंटिन्यूअसली खा रहे हो, इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और सेल के अंदर ग्लूकोज कंज्यूम हो रहा है, खर्च हो रहा है, और CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ खर्च हो रहा है, तो यहाँ कंटिन्यूअसली ग्लूकोज का कंसंट्रेशन नीचे ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय? Yes, sir. Yes, sir. सप्लाई बंद कर दिया जाए तो एक टाइम पर ग्लूकोज जो है डिप्लीट हो जाएगा ना, जो भी स्टोर्ड था, जो भी इसमें बाहर से तब तक आया था। ओके, तो कंसंट्रेशन बाहर ग्लूकोज का ज्यादा है, ओके, और सेल में कम है, तो ये स्वतः ही ऑस्मोटिक प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा ये अंदर में जा रहा है। तो ऑस्मोसिस किसका हो रहा है? वाटर का होता है। और ये वाटर में क्या है? ग्लूकोज सॉल्यूट है, एक तरह से डिजॉल्व्ड सॉल्यूट है, तो इसको आप बोलोगे डिफ्यूजन बेसिकली। तो ये डिफ्यूजन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन। तो अपने आप आ गया ग्लूकोज, अपने आप अंदर आया और इसका फॉस्फोराइलेशन कर दिया गया। अब फॉस्फोराइलेशन होने के बाद लिपिड बायलेयर जो है, लिपिड बायलेयर चूंकि सेमी परमिएबल होता है, तो सेमी परमिएबल होने की वजह से कुछ सब्सटेंस जो कि आसानी से इसके बायलेयर मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट कर जाए, वो तो डिफ्यूज या ऑस्मोसिस उनका हो जाएगा, जैसे वाटर या गैस या आयंस। ठीक है, तो सब आयन नहीं, ठीक है, आयन का भी, क्योंकि आयन भी चार्ज ग्रुप है, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटॉन, तो इसके लिए भी एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी, एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ओके, बट वाटर और ये सब गैसियस सब्सटेंस फ्रीली इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर हो सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए इसको बोला गया सेमी परमिएबल, कुछ को अलाउ करेगा, कुछ को अलाउ नहीं करेगा। तो ग्लूकोज को अलाउ कर दिया, ये आ गया ग्लूकोज आराम से अंदर, because of its semi-permeable nature of the plasma membrane, but glucose is now phosphorylated. So phosphorylation makes this intermediate impermeable for the plasma membrane. Okay, so after phosphorylation, this is trapped. All you can observe that, मिटा दूं ये,
यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। अब आप देखो इसमें कितने रेसिड्यूज फॉस्फोराइलेटेड हैं ग्लाइकोलाइसिस में, काउंट करके बता सकते हो? ब्लूटूथ का बैटरी, देखो काउंट करो। ब्लूटूथ का बैटरी, ब्लूटूथ का बैटरी। करो लोगों, बॉन्ड। क्या तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं है कहीं भी? काउंट कर सकते हैं आप कितने फॉस्फोराइलेटेड रेसिड्यूज हैं? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। 6। यस सर। 9। अब काउंट कीजिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दूसरा, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तीसरा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट चौथा, पांचवा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट छठा, फिर ये तो सेम रिपीट हो गया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट छठा, बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक, सातवां 3 फॉस्फोग्लिसरेट, आठवां 2 फॉस्फोग्लिसरेट और नौवां फॉस्फोइनलोपायरुवेट। 9 रेसिड्यूज हैं ये जो कि फॉस्फोराइलेटेड हैं और इसकी वजह से ये सेल के अंदर ही रहेंगे, सेल के बाहर ये नहीं जा सकते। प्लस साइटोप्लाज्म में रहेंगे, प्लस साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हुआ, ये सब भी लिपिड बायलेयर है, तो इसमें भी ये एंटर नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कहाँ रहेंगे ये सारे intermediates? Essentially they will be present in the cytoplasm only. ओके, इसीलिए अब देखिए पायरुवेट जो है फॉस्फोराइलेटेड नहीं है। ठीक, कितना ब्यूटीफुली एडजस्टेड मैकेनिज्म है, आप इस पर ध्यान से देखो। और ग्लूकोज भी फॉस्फोराइलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ग्लूकोज अंदर बाहर हो सकता है, तो एक तो अंदर जैसे ही हो गया फटाक से इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया तो बाहर नहीं गया। अब पायरुवेट जो है, पायरुवेट का दूसरा कई सारे फेट हैं, आगे हम दिखाएंगे आपको या दिखा दिए होंगे। ठीक है, पायरुवेट जो है फॉस्फोराइलेटेड नहीं है। नाउ पायरुवेट कैन गो आउटसाइड द सेल आल्सो। ओके, इट कैन क्रॉस द लिपिड बायलेयर। ओके, सो पायरुवेट इफ इट क्रॉसेस द लिपिड बायलेयर, कहां पर क्रॉस करेगा ये बताइए आप लोग, कहां जाएगा ये? साइटोप्लाज्म में पायरुवेट का काम नहीं है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के को माइग्रेट कर जाएगा, वहां पर इसके लिए ट्रांसपोर्टर मौजूद है पायरुवेट के लिए। तो पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा। ओके, सेल के बाहर नहीं, सेल के अंदर ही ऑर्गेनेल का लिपिड मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके इट विल एंटर द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। ओके, वो क्या करेगा, पायरुवेट को डिहाइड्रोजिनेज करके एक CO2 निकाल देगा इससे। अब ये बन गया एसिटाइल ग्रुप हो गया। ओके, तो अब दैट एसिटाइल ग्रुप इज एक्टिवेटेड बाय ज्वाइनिंग इट विथ कोएंजाइम ए। ये भी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ही करता है, एक CO2 निकाल दिया और इसके एसिटाइल 2 कार्बन के साथ कोएंजाइम ए को बाइंड करा दिया, एक्टिवेट हो गया। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए विल react with oxaloacetate to enter into the Krebs cycle। तो उसके बाद Krebs cycle स्टार्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात? 9 रेसिड्यू फॉस्फोराइलेटेड है, ये सब साइटोप्लाज्म में ट्रैप हो गया। आगे बढ़े? यस सर। ओके, in these reactions glucose is first phosphorylated at the hydroxyl group C6। ये सब समझ में आ ही गया होगा आपको। डी को ओमिट कर दीजिए आप, सब जगह ये डी डी क्यों लिखेंगे? ठीक है, हाँ हम बताना जो चाह रहे थे बेसिकली ये डी पॉइंट छूट गया, इसलिए इतना एक्सप्लेन किया आपको। ठीक, तो सम स्टेप्स आर रिवर्सिबल, सम स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। तो आप ये ध्यान रखिए कि कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल है। तो जो इरिवर्सिबल होगा वहां एक तीर दिखाओगे आप, जो
और बाकी जो है Yes. रिवर्सिबल है, वहां दोनों साइड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों दिखाओगे। क्यों? क्योंकि आगे जब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे आपको कि सम ऑफ द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे विच आर रिवर्सिबल इन नेचर दैट आर बीइंग फॉलोड देयर इन पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, एचएमपी सेंट पाथवे में। ठीक, तो उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो आप देखिए, इसको याद कीजिए। पहला क्या है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? irreversible, इरिवर्सिबल है। अब दूसरा इरिवर्सिबल खोजिए, कौन सा स्टेप है? third step, गुड, थर्ड स्टेप। उसके बाद इरिवर्सिबल कौन था? लास्ट वाला, 10th स्टेप। 10th. ठीक है, सो 3 ही स्टेप जो है इसमें इरिवर्सिबल है। अब याद कर लो, ये 1310, ठीक है, तो 1310 यहां भी है, उसके बीच में 679 है और 1310 यहाँ भी है, याद कर लो। ठीक है, इसको अपना एटीएम का पिन भी बना सकते हो। ठीक, तो अब जो है आप इसको समझ लीजिए, ये अब इसीलिए जो ग्लाइकोलाइसिस है ओवरऑल जो है इरिवर्सिबल है। ठीक, ठीक। अब लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ब्यूटी है। ओके, पायरुवेट से फोस्फोइनोल पायरुवेट जनरेट हो सकता है, वो पाथवे नहीं है सिलेबस में आपको। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसीलिए सिलेबस में नहीं दिया, वहां दे दिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस छोटा होगा पोर्शन। तो अब देखिए, फोस्फोइनोपायरुवेट से ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से फोस्फोइनोपायरुवेट जनरेट होता है, बट not via this mechanism, not via this enzyme pyruvate kinase, there is some other mechanism, so this step is irreversible basically। pyruvate से phosphorylpyruvate बनना via this mechanism by pyruvate kinase enzyme is irreversible, but by other mechanisms, other enzymes, pyruvate can be converted into phosphorylpyruvate in gluconeogenesis। ठीक, आगे बढ़ें। yes sir, ओके, कहाँ थे, कहाँ तक हो गया? second, ठीक है, ये सब तो समझ ही गए। अब आप ये सब पढ़ोगे तो फटाफट समझ में आएगा, है ना? क्यों बार बार रिपीट करें? डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दस फॉर्म इज कन्वर्टेड टू डी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट स्टेप 2 which is again phosphorylated this time at C1 to yield D fructose 1,6 bis phosphate step 3। For both phosphorylation ATP is phosphoryl group donor। ओके, दोनों जगह काइनेज एंजाइम लगा है। As all sugar derivatives in glycolysis are D-isomers, we will usually omit D designation except when emphasizing stereochemistry। जहाँ stereochemistry different रहेगा वहां पर D लगाएंगे बस, जहाँ D नहीं है तो समझिए सब D फॉर्म है। Fructose 1,6 bisphosphate is then split to yield 2,3 carbon molecules, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate in step 4, and this is the lysis step that gives the pathway its name, glycolysis। The dihydroxyacetone phosphate is isomerized। अब आप अगर हम ये बोल रहे हैं तो अगर आप याद किए हुए हो तो एंजाइम का नाम रिकॉल कर सकते हो। डाइहाइड्रोक्सी फोस्फेट जो है ग्लिसरल्डिहाइड में तब्दील हो गया। एंजाइम का नाम क्या है? प्रिपरेटरी फेज का लास्ट एंजाइम जो था 5वां स्टेप का, Triose phosphate isomerase. करेक्ट, glycerol yes, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। देखिए क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्रायोज फॉस्फेट है। इस ट्रायोज फॉस्फेट का आइसोमेराइजेशन हो गया। ठीक, by enzyme triose phosphate isomerase।
दोनों ट्रायोज फॉस्फेट है। ठीक, अब आगे बढ़िए। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड टू सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इन स्टेप 5 एंडिंग द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ पर नोट कीजिए कि दैट 2 molecules of ATP आर invested before the cleavage of the glucose into 2-3 carbon pieces। 2 कार्बन पीसेस में इसको तोड़ने से पहले, क्योंकि दोनों कार्बन पीस के पास एक फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप होना जरूरी था, इसलिए 2 ATP खर्च हुआ ऊपर में, कार्बन नंबर 1 पर और कार्बन नंबर 6 पर दोनों फॉस्फोराइलेशन ग्रुप होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप था। अब आपको पूछोगे कि व्हाई फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट, व्हाई नॉट ग्लूकोज 1,6-bis फॉस्फेट? ठीक है, उसी को 2 बार फॉस्फोराइलेशन करके उसी का क्लीवेज हो सकता, बट दैट इज केमिकली नॉट पॉसिबल बिकॉज ग्लूकोज का जो है कार्बोनिल कार्बन पर फॉस्फोराइलेशन नहीं हो सकता है, दैट इज कार्बन नंबर 1। ठीक है, तो उसका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमेराइजेशन होना जरूरी है ताकि कार्बोनिल कार्बन जो है वो सेकेंड पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो अब फर्स्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, इसीलिए आइसोमेराइजेशन हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर से एक एटीपी जुड़ जाएगा तो फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट बन जाएगा, क्योंकि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का एक एंड पर तो फॉस्फेट है ही, दूसरा एंड जो था आइसोमेराइजेशन से पहले एल्डिहाइड ग्रुप था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एल्डिहाइड